न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजस्थान बीजेपी से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे दे। बीजेपी विधायक दल की बैठक को लेकर के सस्पेंस बरकरार है। आपको बता दें कि अब तक बैठक को लेकर के विधायकों के पास कॉल नहीं गए हैं। ऐसे में कल बैठक होने की संभावनाएं बहुत कम हो गई हैं। मंगलवार को विधायक दल की बैठक होने की चर्चाएं हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बीजेपी विधायक दल की बैठक को लेकर के सस्पेंस है, क्योंकि विधायकों के पास कॉल नहीं गए हैं। तो ऐसे में अब देखिए कब विधायक दल की बैठक होगी, इसको लेकर के सस्पेंस बरकरार है। ऐसे में कल बैठक होने की जो संभावनाएं हैं वो अब कम होती हुई नजर आ रही है। मंगलवार को विधायक दल की बैठक होने की चर्चाएं हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। बीजेपी विधायक दल की बैठक को लेकर के सस्पेंस बरकरार है। तो अब तक बैठक को लेकर के देखिए विधायकों के पास कॉल नहीं गए हैं। राजस्थान बीजेपी से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी। बीजेपी विधायक दल की बैठक को लेकर के सस्पेंस बरकरार है और कब ये बैठक होगी इसको लेकर के अब तक देखिए कोई अभी जानकारी निकल करके सामने नहीं आई है। ऐसे में कल बैठक होने की जो संभावनाएं हैं वो बहुत ज्यादा कम होती हुई दिख रही हैं। अब मंगलवार को विधायक दल की बैठक होने की चर्चाएं। तो बीजेपी विधायक दल की बैठक को लेकर के सस्पेंस है इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। और ऐसा कहा जा रहा था कि देखिए कल विधायक दल की बैठक हो सकती है, लेकिन विधायकों के पास कोई कॉल नहीं गए हैं। तो कल संभावनाएं कम बन रही है कि कल विधायक दल की बैठक होगी। ऐसा कहा जा रहा है कि मंगलवार यानी परसों विधायक दल की बैठक हो सकती है। छत्तीसगढ़ में सीएम के नाम पर सस्पेंस खत्म हो गया। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए सीएम होंगे। विधायक दल की बैठक में आपको बता दें कि साय को सीएम बनाने पर फैसला लिया गया है। बीजेपी ने बड़ा दांव खेलते हुए आदिवासी नेता को सूबे का चेहरा बनाया है। आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले विष्णु साय कुनकुरी विधानसभा सीट से विधायक हैं। विष्णुदेव साय को आदिवासी समाज का बड़ा चेहरा माना जाता है। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की आबादी करीब 32% है। विधायक दल का नेता चुनने के लिए बीजेपी के नव निर्वाचित 54 विधायकों की अहम बैठक हुई, जिसमें साय पर मुहर लगाई गई। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में वो लौह इस्पात मंत्री रहे और 2020 से 2022 तक वो छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वहीं विष्णुदेव साय 1999 से 2019 तक छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से लगातार सांसद भी रह चुके हैं। इसके साथ ही उन्हें संगठन में काम करने का लंबा अनुभव भी है। विष्णुदेव साय अपनी सादगी के लिए भी जाने जाते हैं। तो चलिए आपको छत्तीसगढ़ के नए सीएम विष्णुदेव साय के सियासी सफर के बारे में बताते हैं। आपको बता दें कि साय सूबे के बड़े आदिवासी नेताओं में शामिल 2020 में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। इससे पहले भी 2 बार छत्तीसगढ़ बीजेपी की कमान संभाल चुके हैं। 20 साल तक रायगढ़ से सांसद रहे हैं। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री बनाए गए और साय ने कुनकुरी विधानसभा से चुनाव जीता है। विष्णुदेव साय को संघ का करीबी माना जाता है। तो बीजेपी विधायक दल की बैठक में देखिए ये फैसला लिया गया। विष्णुदेव साय राजभवन रवाना, यहाँ पर राजभवन हो चुके हैं रवाना और राज्यपाल से मिलकर के यहाँ पर दावा पेश करेंगे। आज ही शपथ ग्रहण की जो तारीख है वो तय हो सकती है। तो विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए सीएम होंगे, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। विष्णुदेव साय का सियासी सफर 2 बार पहले भी कमान संभाल चुके हैं। तो 20 साल तक देखिए रायगढ़ से सांसद रहे हैं। काफी अच्छा अनुभव है उनको राजनीति का। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। तो विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ की कमान मिल चुकी है। छत्तीसगढ़ के नए सीएम विष्णुदेव साय होंगे। कुनकुरी विधानसभा से चुनाव इन्होंने जीता और देखिए अब बड़ी जिम्मेदारी विष्णुदेव साय को सौंपी गई है। की गारंटी में जो हमारी पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया है उसको प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते सरकार के माध्यम से 100% पूरा कराने का हमारा प्रयास होगा। मोदी की गारंटी, उसमें 18 लाख आवास की स्वीकृति पहला काम। तो विष्णुदेव साय को बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने बधाई दी है। ओम माथुर ने कहा कि उनको बहुत अनुभव है और श्रेष्ठ कार्यकर्ता है। ओम माथुर ने विष्णुदेव साय को सीएम चुनने पर धन्यवाद दिया। मैं जो कहता हूं वो करता हूं और देखिए इतना श्रेष्ठ कार्यकर्ता जिसको प्रशासनिक अनुभव, जिसको लेजिस्लेटिव अनुभव,
और जो अटल जी की सरकार में मंत्री रहा हुआ व्यक्ति और वर्षों से पार्टी के बूथ स्तर से लगाकर प्रदेश स्तर तक केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य तक का इतने श्रेष्ठ कार्यकर्ता का मेरे सभी विधायकों ने चयन किया। मैं सभी विधायकों को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसे श्रेष्ठ कार्यकर्ता का चयन किया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई। हम सब ने सर्वानुमति से विष्णुदेव साय जी को विधायक दल का नेता चुना है। विष्णुदेव साय जी केंद्र में मंत्री रहे हैं, पार्टी के लगातार अध्यक्ष रहे हैं और इसलिए अनुभव से भरे हैं और इसलिए निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। ये आने वाले समय में आपको पता चलेगा। आज विष्णुदेव साय जी विधायक दल के नेता चुने गए हैं। अभी हम राजभवन जाएंगे, राज्यपाल जी से मिलकर सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई। हम सब ने सर्वानुमति से विष्णुदेव साय जी को विधायक दल का नेता चुना है। विष्णुदेव साय जी केंद्र में मंत्री रहे हैं, पार्टी के लगातार अध्यक्ष रहे हैं और इसलिए अनुभव से भरे हैं और इसलिए निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। ये आने वाले समय में आपको पता चलेगा। आज विष्णुदेव साय जी विधायक दल के नेता चुने गए हैं। अभी हम राजभवन जाएंगे, राज्यपाल जी से मिलकर सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत करेंगे। अपने विचार को जिताने के लिए पूरे कार्यकर्ता मन से लगते हैं और अब क्योंकि राजस्थान में हमारी सरकार है, इसलिए सरकार के रूप में हमारी जिम्मेवारी है कि पिछले 5 साल में जो कुराज राजस्थान में चला है उसको बदलकर राजस्थान में सुराज स्थापित करें और जो चुनाव लोकसभा का है उसके पहले एक सुशासन की सरकार राजस्थान को दें। इस तरह की पूरी तैयारी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की है। सारे देश में मोदी लहर है, पूरे देश की जनता मोदी जी को अथाह प्यार करती है और राजस्थान की जनता ने तो दिखा दिया, ना केवल चुनाव परिणाम में बल्कि जब चुनाव प्रचार में मोदी जी पूरे प्रदेश में घूम रहे थे तब उनकी सभाओं में जयपुर में जो रोड शो हुआ उसमें जिस तरह अपार जनता निकल कर आई, लोगों ने उनको प्यार और स्नेह दिया, उसी से पता चलता है कि देश के जनमानस में आज मोदी जी बसे हुए हैं। उनको मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना है, इसलिए 2024 में भी पूरे देश की जनता राजस्थान सहित नरेंद्र मोदी जी को जिताने वाली है और 25 की 25 सीटें लगातार 2 बार की तरह हम राजस्थान से नरेंद्र मोदी जी की झोली में देने वाले। तो देश में एक बार फिर कोरोना की दस्तक हुई है। एक ही दिन में आपको बता दें कि 148 नए मामले सामने आए हैं। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कोरोना त्रासदी को भला कौन भूल पाया है, जिसने न जाने कितने घरों को बर्बाद कर दिया। एक बार फिर कोरोना की आहट सुनाई पड़ी है क्योंकि महज एक दिन के अंदर देश भर से कोरोना के 148 नए मामले सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि अभी देश में 808 लोग कोरोना से पीड़ित हैं, जिनका इलाज अलग अलग शहरों के अस्पतालों में चल रहा है। शहर को स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। एक्सपर्टों के मुताबिक कोरोना ठंड के समय में ही सर उठाता है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स का बार बार ये कहना है, लोगों को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना चाहिए क्योंकि ऐसे में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस का खतरा ज्यादा होता है। और चाइना में जिस तरीके से निमोनिया जो है, मिस्टीरियस निमोनिया, वो देखा जा रहा है और भारत में भी निमोनिया के कुछ केसेस बढ़े हैं। तो अगर इस पैटर्न की बात करें, जब भी मामले बढ़ते हैं और जब भी मौसम में बदलाव आता है तो कोविड का एक सर्ज देखने को मिलता है और वही दोबारा से देखने को मिल रहा है कि धीरे धीरे मामले बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में लोगों को बचाव करने की जरूरत है। चिंता इस बात से भी बड़ी है क्योंकि पड़ोसी चीन में अलग तरह का निमोनिया पाया गया है जो ज्यादातर बच्चों को जकड़ रहा है। चीन की इस समस्याई बीमारी के लक्षण बिना खांसी के तेज बुखार, गले में खराश, फेफड़ों में सूजन, छाती में दर्द, सांस लेने में परेशानी शामिल है। एक्सपर्ट इसे निमोनिया से भी खतरनाक बता रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। अलग अलग राज्यों के प्रशासन से सतर्क रहने को कहा गया है। देश में कोरोना का टीकाकरण बड़े पैमाने पर हुआ है। 220 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है।
लेकिन सभी को सावधान रहने की नसीहत दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अजमेर के पुष्कर उपखंड में जहरीले पौधे के बीज खाने से आधा दर्जन बच्चे अचेत हो गए, जिन्हें अजमेर संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल में रेफर किया गया है, जहां अव्यवस्थाओं का आलम देखने को मिला है। बिना स्ट्रेचर के बच्चों को उनके परिजन अपने आप गोदी में लेकर के डॉक्टर के पास पहुंचे हैं। इस दौरान ना तो वार्ड बॉय नजर आया और न ही यहां पर नर्सिंग कर्मी दिखाई दिए हैं। जहरीले बीज खाने से एक बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है, तो वहीं 5 बच्चों को डॉक्टर द्वारा इलाज दिया जा रहा है। जानकारी के अनुसार एक बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है, तो वहीं 5 से भी ज्यादा बच्चे आपको बता दें कि बीज खाने से अचेत हुए हैं। फिलहाल इन सभी को इलाज की व्यवस्था की जा रही है। तो जहरीले पौधे के बीज खाने से देखिए यहां पर बच्चे अचेत हो गए हैं। पुष्कर से सभी को जेएलएन अस्पताल लाया गया। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में भी अव्यवस्था देखने को मिली है। बच्चों के परिजन उन्हें गोद में उठा करके ले जाते हुए नजर आए हैं। अस्पताल में न तो वार्ड बॉय था और न ही यहाँ पर नर्सिंग कर्मी दिखाई दिए हैं। विषाक्त पौधा भी परिजन अस्पताल लेकर के पहुंचे थे। जैसे कि तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, डॉक्टर ने सभी का इलाज शुरू कर दिया है। हमारे पास कॉल आया था, हम 108 से हैं। हमारे पास कॉल आया था कि 6 बच्चे हैं, 5-6 बच्चे हैं पुष्कर से, कि उन्होंने जहर खा लिया, उनको रेफर करना है। तो हम वहाँ गए थे तुरंत। वहाँ जाके देखा तो 5-6 बच्चे थे जिन्होंने जहर खा रखा था। मतलब जहरीला कोई पौधा था। तो उनकी फैमिली थी, उन्होंने बताया कोई पौधा है, मतलब जिससे बायोगैस बनती है, उसका कोई पौधा है, वो जो खाने में मीठा भी लगता है, वो उन्होंने खा लिया। अब एक बच्चे ने खाया तो उसके साथ में 3-4 बच्चे और थे, उन्होंने भी खा लिया। तो वो खाने के बाद में उनको बेहोश हो गए। वो बेहोश होने के बाद उल्टी होने लगी उनको, है ना। और मतलब कि फिर वहाँ से उनको रेफर कर दिया जब वहाँ पुष्कर से अजमेर के, तो उनको लेके आया। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अशोक सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक, जहरीले पौधे के बीज खाने से यहाँ पर बच्चे अचेत हो गए हैं, अभी स्थिति क्या बनी हुई है? जी बिल्कुल, जहरीले बीज खाने से 6 बच्चे अचेत हुए हैं, जिसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। उस बच्चे को भी पर्याप्त इलाज मिले, इसे लेकर संभाग के सबसे बड़े जो जेएलएन अस्पताल है उसमें जो है उसका इलाज किया जा रहा है। तो जो 5 बच्चे हैं वह सामान्य हैं, उनकी ज्यादा तबीयत खराब नहीं है, लेकिन एक बच्चे की तबीयत खराब है। ऐसे में जो बीज है जो उसने खाया है उसकी भी जानकारी जो है डॉक्टर जुटा रहे हैं कि कौन सा बीज है और उस जो जहरीला पदार्थ है उसको किस तरह से रोका जा सके, उसको लेकर जो है डॉक्टर पर्याप्त इलाज की व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टरों की ओर से क्या कहा जा रहा है कि इतनी गंभीर स्थिति नहीं है, ऐसे में बच्चों को सुरक्षित रखा जाएगा। वहीं आपको बता दें कि जब अस्पताल में जब तमाम बच्चों को लाया गया तो उस दौरान जो है काफी जो अनियमितताएं हैं जो अस्पताल की है वो देखी गई थी। सभी बच्चों को स्ट्रक्चर भी उपलब्ध नहीं कराया गया था। सभी बच्चों को किस तरह से लाया जा रहा है ये आप वीडियो में देख सकते हैं। ऐसे में अस्पताल प्रशासन की व्यवस्थाओं को लेकर जो है सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन बच्चों को पर्याप्त इलाज मिले इसे लेकर बेहतर व्यवस्थाएं जो है अस्पताल की ओर से की जा रही है। जी बिल्कुल अशोक, हम तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि यहाँ पर परिजन बच्चों को गोद में लेकर के अस्पताल में पहुंच रहे हैं। यहाँ पर जो देखिए लापरवाही देखने को मिल रही है, क्योंकि इस तरीके से जो बच्चे हैं वो नजर आ रहे हैं, अचेत अवस्था में नजर आ रहे हैं। अभी जानकारी में कुछ निकल करके सामने आया है कि एक साथ ये बच्चे पहुंचे थे और इन्होंने इस बीज को खाया। जी बिल्कुल, पुष्कर के चुंगी के आसपास ये खानाबदोश जो लोग रहते हैं वो जो जंगली पौधे हैं उनके पास खेलते खेलते, क्योंकि ये मीठा पौधा बताया जा रहा है, जो एक बीज खाया एक बच्चे ने, उसके बाद जो मीठा बताने के बाद तमाम जो बच्चे जो 5-7 बच्चे थे उन्होंने भी ये बीज खा लिए, जिसके कारण ये तमाम जो बच्चे हैं वो बीमार हो गए। बीमार होने के बाद अचेत होने लगे, जिसके बाद एम्बुलेंस के माध्यम से उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल के बाद उन्हें जेएलएन अस्पताल रेफर किया गया है, जिसमें से तमाम बच्चों को इलाज दिया जा रहा है। एक बच्चे की थोड़ी सी हालत ठीक नहीं बताई जा रही है, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि उसे भी ऐसी गंभीर स्थिति में नहीं है, उसे भी जल्द स्वस्थ कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल अशोक, अभी क्या कोई उच्च अधिकारी पहुंचे हैं? क्योंकि जैसे कि हम बता रहे हैं और तस्वीरों के माध्यम से भी देख पा रहे हैं कि अस्पताल में अव्यवस्थाएं नजर आ रही हैं। डॉक्टरों का क्या कहना अभी इस पूरे मामले को लेकर के? जी बिल्कुल, आज संडे होने के कारण जो डॉक्टर हैं बड़े डॉक्टर हैं वो नहीं होते हैं, नर्सिंग कर्मी होते हैं। तो नर्सिंग रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो वहां पर मौजूद थे। रेजिडेंट डॉक्टरों ने उनका इलाज किया, उसके बाद जो सीनियर डॉक्टर हैं उनसे जानकारी लेते हुए पर्याप्त इलाज जो है बच्चों को मिल सके उनकी व्यवस्था की जा रही है। लेकिन जो अव्यवस्थाएं हैं वो आप देख सकते हैं। बिल्कुल अशोक, व्यवस्थाएं तो नजर आ रही हैं, लेकिन देखिए अब यहाँ पर बच्चों की हालत में भी सुधार देखने को मिल रहा है। ये राहत भरी खबर है। आप नजर बना करके रखिए। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
तो अक्सर कार के सेंट्रल लॉक के काम न करने से परेशानी होती है, जिससे हादसे का खतरा बढ़ जाता है। न्यूज 18 संवाददाता फराह खान से जानिए ऐसे हालात में क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो कोई भी अगर एक्सीडेंट होता है तो पैनिक नहीं होना चाहिए। और जिस सेंट्रल लॉकिंग की हम बात कर रहे हैं, आप देख सकते हैं इस लॉक की हम बात कर रहे हैं, ये बैटरी से कनेक्टेड होती है। तो जाहिर सी बात है कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, फोर्स में होता है, तो ये काम करना बंद कर देती है। अब जो ये इंसिडेंट हम जिसकी बात कर रहे हैं उसमें हम सिर्फ अभी एज्यूम कर सकते हैं क्योंकि 8 लोग थे, हो सकता है सीट बेल्ट ना लगाई हो। तो सबसे ज्यादा जरूरी है जब भी आप ट्रैवल करें आप सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा कि अगर आपको अपना बचाव करना है, सेंट्रल लॉकिंग हो जाती है, कार नहीं खुल रही है, तो सबसे पहले पैनिक नहीं होना है। सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है और जानकारी जरूरी है, इसलिए ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं और आपके लिए जरूरी भी है। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं, इससे आपको ऐसे ऐसे जोर से मारना है, जिससे ये जो शीशा ऊपर का होता है ये काफी स्ट्रांग होता है, लेकिन अगर आप यहाँ पर जोर जोर से मारेंगे तो ये जो शीशा है ये ऊपर की तरफ आ सकता है और आपको आसानी होगी। अगर ये भी आपसे नहीं होता है तो आपको क्या करना है, एक सीट का सहारा लेना है। इस तरीके से आप सीट को खींचेंगे। और अगर ये भी नहीं हो पाता, क्योंकि मैं बार बार पैनिक ना होना इसलिए बोल रही हूँ, जब इंसान पैनिक होता है तो वो ऐसी चीजें नहीं कर पाता। जब आप इसको निकाल लेंगे तो आपको इसे जोर जोर से मारना है। मारने के बाद जब आप इसे जोर से मारेंगे तो ये शीशा जो है ये निकल जाएगा, या आप चाहें तो ऐसे भी इसे मार सकते हैं तो शीशा टूट जाएगा। फोर्स से मारना है आपको। जब ये हो जाएगा तो उसके बाद आप निकल सकते हैं। ये बात तो हमने सेंट्रल लॉकिंग की। कई बार क्या होता है कि जब इस तरीके का कोई एक्सीडेंट होता है, पैसेंजर ज्यादा होते हैं, तो उसके बाद सेंट्रल लॉकिंग नहीं भी होती तो बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो पैनिक हो जाते हैं क्योंकि पैसेंजर ज्यादा हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो भी पैसेंजर पीछे है सबसे पहले उसको निकाले ताकि वो आगे वाले की हेल्प कर सके। और जो ये पूरा ये जो केस है इसमें बताया गया है और इसमें अज्यूम किया जा रहा है कि 8 लोग थे, सीट बेल्ट नहीं थी। तो अपनी सेफ्टी का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और जब भी आप किसी लॉन्ग ट्रिप पर जाएं या कुछ भी, तो आप सेफ्टी प्रिकॉशंस का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। और इस बात का भी ध्यान रखें कि जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, अगर बच्चे छोटे हों तो उनको फ्रंट में जो है रख के ना बैठे, क्योंकि एयर बैग्स जो है वो निकलते हैं, उससे बच्चों को भी चोट पहुंच सकती है। बहुत ज्यादा ध्यान रखें। और इस पूरी डेमोन्स्ट्रेशन का यही मकसद है कि जितना आप लोग इस बारे में जान सकेंगे उतना अच्छा होगा। कैमरामैन सोनू के साथ फराह खान, न्यूज 18 दिल्ली। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी आईटी का प्रहार जारी है। ओडिशा में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आईटी के छापे का आज 5वां दिन है। कल तक हुई छापेमारी में 300 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश जब्त किया गया है। इन नोटों को गिनने में 50 बैंक कर्मचारियों के साथ साथ 25 मशीनों की मदद ली जा रही है। कहा जा रहा है कि नोट की गिनती खत्म होने में और 2 दिन लग सकते हैं। फिलहाल इन नोटों को स्टेट बैंक के बोलांगीर ब्रांच में रखा गया है और अब तक नोटों से भरे 176 बैग मिले हैं। आपको बता दें कि आईटी विभाग ने ओडिशा में बीएसजीसी और बीडीपीएल जैसी शराब कंपनियों के संबलपुर, राउरकेला और बोलांगीर जैसे ठिकानों पर छापे मारे हैं। तो अलवर में कन्हैयालाल की तरह एक और टेलर को धमकी मिली है। आपको बता दें कि सोहनलाल जाटव टेलर को धमकी मिली है और पीएफआई के नाम से सोहनलाल जाटव को धमकी मिली है। पीड़ित सोहनलाल टेलर की चिकानी कस्बे में दुकान है और पीएफआई के नाम से डाक से धमकी भरा पत्र मिला है। आपको बता दें कि दर्जी को धमकी भरा पत्र 13 दिन पहले मिला है, जिसे लेकर के पीड़ित ने कल यानी शनिवार को रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस को मामले की सूचना मिलते ही मामले की जांच में जुट गई है और पीड़ित को 31 दिसंबर तक का समय मिला है। पत्र में दर्जी, सरदार और कुमार की 3 दुकान खाली करने की धमकी दी गई है। तो पीएफआई की ओर से देखिए धमकी भरा पत्र मिला है और वो पत्र भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो 31 दिसंबर तक दुकान खाली करने का समय दिया गया है। कन्हैयालाल की तरह एक और टेलर को धमकी मिली है और धमकी भरा जो पत्र मिला है वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि क्या क्या
लिखा हुआ है। बम से सब नष्ट कर दूंगा, संभल जाओ, ये बातें इसमें लिखी गई हैं। दर्जी को मिली बम से उड़ाने की धमकी। तो 31 दिसंबर तक देखिए दुकान खाली करने का समय दिया गया है। कन्हैया लाल की तरह एक और टेलर को धमकी मिली है, जिसकी हम आपको तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें ये लेटर आप देख पा रहे हैं। तो पीएफआई को दुनिया जानती है, ये भी इसमें लिखा गया है। और बम से सब नष्ट कर दूंगा, संभल जाओ, ये तमाम बड़ी बातें इस पत्र में लिखा हुआ है। परिवादी श्री सोहनलाल निवासी चिकानी ने प्रकरण दर्ज कराया है कि इलेक्शन से पहले एक चिट्ठी जरिए डाक उनके यहाँ प्राप्त हुई, जिसमें उनकी जो दुकान है उसको 31 दिसंबर तक खाली करने की धमकी लिखी हुई थी। और उसके अलावा और 2 दुकानों का और हवाला था, जिसमें एक तो किराएदारी है और उसमें पीएफआई का हवाला दिया हुआ था। ये इलेक्शन से पूर्व की बात है, इलेक्शन जब चल रहा था उस दौर की बात। सन 71 से पहले तो खोखा था। सन 71 से मैंने ये दुकान का प्लॉट ग्राम पंचायत से खरीदा था। उसके बावजूद बनाने लगा तो पड़ोसियों ने कुछ वो केस कर दिया था, इसलिए पेशी पर जाते रहे। फिर हमने मिलकर आपस में राजीनामा कर लिया और उस समय से न पड़ोसी से न किसी गांव के से मेरी किसी से कोई न अनबन है, न कोई खटास है, न कोई। तो प्रदेश में बढ़ते साइबर क्राइम की वारदातों से निपटने के लिए कोटा में साइबर क्राइम थाना तो खोल दिया गया, लेकिन स्टाफ एक्सपर्ट की कमी के चलते वारदातों का पर्दाफाश नहीं हो पा रहा है। कोटा में अब तक 80 से अधिक साइबर क्राइम के केस दर्ज किए गए हैं, लेकिन 7 वारदातों का ही पुलिस खुलासा कर पाई है। साइबर थाने में अभी सिर्फ 5 कांस्टेबल, 2 हेड कांस्टेबल ही तैनात किए गए हैं। इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, प्रोग्रामर और सूचना सहायक की अब तक तैनाती नहीं की गई है। कोची नगरी में साइबर क्राइम व ऑनलाइन ठगी की वारदातों में लगातार इजाफा हो रहा है। हालांकि कोटा में साइबर थाना खुल चुका है, लेकिन मेन पावर की कमी के चलते कई वारदातों का खुलासा नहीं हो रहा है और आम जन को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हो रही वारदातों के बाद पुलिस के अपराध नियंत्रण के दाव पर भी कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। कोटा से न्यूज़ 18 हिंदुस्तान के लिए ओम प्रकाश मारू। तो नए साल के जश्न की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लोग परिवार और दोस्तों के साथ अलग अलग डेस्टिनेशन पर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। लोगों की इस प्लानिंग की भनक एयरलाइंस कंपनियों को भी है, लिहाजा मौके का फायदा उठाते हुए एयरलाइंस कंपनियों ने टिकटों के दामों में 3 गुना तक बढ़ोतरी कर दी है। जयपुर से गोवा, मुंबई, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, चंडीगढ़ और पुणे के टिकट 3 गुना ऊंचे दामों पर मिल रहे हैं। आपको बता दें कि जयपुर से मुंबई के लिए रोजाना 12 फ्लाइट जाती हैं और किराया बढ़ने के बावजूद सभी फ्लाइट्स में बुकिंग फुल है। एयरलाइंस के किरायों पर नियंत्रण के लिए डीजीसीए नजर रखती है, लेकिन नए साल पर अचानक किरायों में बढ़ोतरी के बाद भी डीजीसीए ने अपनी आंखें मूंद रखी हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है जब एयरलाइंस कंपनियां मौके का फायदा उठा रही हों, बल्कि दिवाली, होली, छठ के मौके पर भी एयरलाइंस कंपनियां यही करती हैं। तो चलिए फिलहाल